अब बेटा हम लोग हाइड्रोजन कर रहे थे लास्ट में, आज फाइनल करना था मैं। यस सर। हाँ, तो हाइड्रोजन का कुछ बेसिक जो रिएक्शंस था वो मैंने बताया था, इनके कंपाउंड स्टडी करने थे। जैसे इसका जो कंपाउंड है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाटर है और H2O2 है, इस पर डिस्कशन करना था हमें। तो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी बनता है कुछ, एक्चुअली चला तो मोल कंसेप्ट की तरफ जाता है, लेकिन एनीवे हम अटैच करके पढ़ेंगे उसको। तो देखो, आप जो नेचर में इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखते हो उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा वाटर होता है। वाटर आपको जो है इन नेचर, वाटर जो है आपका, एक्चुअली वाटर की बजाय हम H2O बोले तो ज्यादा बेस्ट है। जो H2O है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और स्टीम मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में, गैस में भी डिपेंड करता है। तो अगर हम उसके अंदर देखें कि वाटर का एक्चुअल एक मोलिक्यूल देखा जाए, मान लो एक गैसियस फॉर्म के अंदर अकेला एक मोलिक्यूल देखा जाए, तो सबको ही पता है आपको कि वाटर का OH और H2O। H2O का जनरली बेटा, वैसे तो अगर हम बात देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलता है बेटा H2O का, वाटर मोलिक्यूल बेंट होता है, एंगल अप्रोक्सीमेट 104 डिग्री 5 मिनट होता है ना, या 104.5 डिग्री होता है इसका एंगल। तो H2O का जो शेप बोलते हो आप, बेंट बोलते हो, बेंट शेप होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं बेटा हम, दो सिग्मा बॉन्ड। अब देखो कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं हम, ध्यान देना आप। तो टू बॉन्ड और टू लोन पेयर, टू बॉन्ड और टू लोन पेयर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन वैसे जनरली निकालोगे तो आप बोलोगे टू बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस टू लोन पेयर। तो हम ये बोलते हैं कि टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो 4 वाला आ रहा है। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या देते हो बेटा, sp3। 3 बोलते हो, sp3 बोलते हो, लेकिन एक्चुअली ये प्योर sp3 नहीं है, नॉट sp3। इसमें परसेंटेज कैरेक्टर जो है ऐसा नहीं है कि 25% SO और P जो हो 75% हो, क्योंकि अगर नॉर्मल लेवल पर तो क्वेश्चन ठीक है, इट्स ओके, लेकिन एक्यूरेट इंजीनियरिंग के लेवल पर देखें तो हमें क्या है कि इसका एंगल 104.5 डिग्री से हमें निकालना है। कि सपोज हम ये कहें, मैं आपको प्रोलॉग दूं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन H2O molecule, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन H2O molecule। तो डायरेक्ट देखें तो हमें कितना दिख रहा है बेटा, अगर हम सीधा आंसर निकालते तो sp3 में भाई S एक पार्ट 3 पार्ट P, तो हमें लग रहा है कि 25%, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जब बिल्कुल एक जैसे बॉन्ड होते हैं, तो आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ देखो। जैसे मिथेन CH4 एक परफेक्ट जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बाकी तो शेप होती है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो ये है CH4 का। इसका एंगल याद है ना बेटा कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। CH4 का एक टेट्राहेड्रल परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। अगर मैं एक परफेक्ट BF3 की ज्योमेट्री देखें, BF3 में कितना एंगल होता है बेटा, परफेक्ट होता है, ये भी एक परफेक्ट आपकी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। यस सर। कितना होता है, 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री, यस सर। अगर अगर 109 डिग्री 28 मिनट हो तो हाइब्रिडेशन परफेक्ट कितना होगा, sp3। तो कितना परसेंटेज कैरेक्टर हुआ प्योरली, 25। 25। अगर हमारे पास BF3 है, देन बेटा BF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, याद होगा आपको, sp2। sp2 हुआ तो कितना परसेंटेज कैरेक्टर आ गया, 33%। 3। इसका मतलब अब ऊपर और इसमें बॉन्ड एंगल में डिफरेंस देखो, यहाँ 120 डिग्री है और यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट। तो 109 डिग्री 28 और 120 में डिफरेंस कितने का है, अप्रोक्सीमेट 109.5 मान लो आप इसको, ऊपर वाले को, तो 10.5 डिग्री का डिफरेंस। यस सर। और नीचे देखो बेटा एंगल में डिफरेंस कितने का है, 25 और 33 है, 25 और 33 8% का। 8%। अगर इसका मतलब 10.5 डिग्री एंगल ज्यादा हो तो कितने परसेंट का फर्क पड़ रहा है हमारे पास,
8%। अब आ जाओ अपने एंगल पे। आप कह रहे हो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट एंगल तो परफेक्ट नहीं है ना। वाटर के केस में देखो, वाटर के केसेस में कितना फर्क आ रहा है आपका, 104.5 डिग्री एंगल। तो वाटर का एंगल है 100 और परफेक्ट होता तो कितना होता, 109 डिग्री 5 मिनट। तो कितने का फर्क पड़ रहा है बेटा, देखो 109.5, तो डिफरेंस आ रहा है 5 डिग्री। तो 5 डिग्री का डिफरेंस है। अब देखो आप, अगर आपका 10.5 डिग्री का डिफरेंस होता तो परसेंटेज कितने का आता, एस कैरेक्टर में कितना डिफरेंस आता, 8%। एक्स कैरेक्टर डिफरेंस 8 का। और अगर आपका 5 होगा तो कितने का आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, 8/10.5 × 5। भाई 8 अपॉन, वैसे तो 10.5 इंटू 5 होता है, अगर 5 भी ले लूं तो अप्रोक्स 4% हो जाता ना। तो एंगल अगर आपका 10% बढ़ता तो पर कैरेक्टर 8% बढ़ता, लेकिन एंगल तो कम हो रहा है ना। कितना परसेंट कम हो रहा है आपका, 104 आ रहा है, 5% डाउन हो रहा है। तो 5% डाउन हो रहा है sp3 से, 109 डिग्री से 5% डाउन हो रहा है, तो परसेंटेज कैरेक्टर भी अप्रोक्सीमेट कितना डाउन होगा, 4% एस कैरेक्टर डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्यूरेट आंसर क्या आया, देखो आपका मतलब जो आप सही टिक करोगे 25 नहीं बोलोगे, तो आप बोलोगे sp3 परफेक्ट। अगर sp3 होता तो ये आपका 25% करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, इम्परफेक्ट है sp3। तो 4% आपका कम हो गया ना, 109 डिग्री से 4% कम हो गया, तो अप्रोक्सीमेट कितना लिखोगे आप, 25 माइनस 4, तो अप्रोक्स कितना आ गया बेटा, 21%। 21 कैरेक्टर। तो पी कैरेक्टर भी तो निकाल सकते हो। अब ये अप्रोक्स 21 हो गया, तो पी कितना हो गया देखो, वाटर 79। 79%। तो आप ऐसी कैलकुलेशंस भी बना सकते हो, बट इसमें आपको यू मस्ट जो है लर्न द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर आपको बॉन्ड एंगल का आइडिया है तभी ऐसे अमोनिया में निकाल सकते हो आप। अमोनिया का भी देखो परसेंटेज परफेक्ट नहीं आएगा एस कैरेक्टर। तो आपसे अगर पूछा जाए मीथेन और वाटर में एस कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है और पी कैरेक्टर किसके ज्यादा है, तो देन हम बता सकते हैं ना कि एस परसेंटेज कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है या पी कैरेक्टर जो है आपका वो ज्यादा किसके अंदर है। एंगल 109 से 120 जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो आपका 8% इंक्रीज होता है। तो अगर एंगल कम होगा 109 डिग्री से तो हाइब्रिडाइजेशन भी उतना कम आ जाएगा, और अप्रोक्स हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखो दूसरी चीज जो इसके अंदर वाटर के अंदर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में काफी ज्यादा है। ऑक्सीजन सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन की 2.1। तो इसलिए इसके बॉन्ड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं, और इसलिए ऑक्सीजन जो पर भी पोलरिटी आ जाती है, और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। मतलब जो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते थे, दोनों में डायरेक्शन सेम होगा कि इसका डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर भी जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा। लोन पेयर का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये हाईली पोलर सॉल्वेंट, हाईली पोलर। और डाइपोल मोमेंट बेटा याद भी रखना है, बेटर रहता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर 1.84 है, इसलिए हम बोलते हैं कि हाईली पोलर सॉल्वेंट। हाईली पोलर सॉल्वेंट है, डाइपोल मोमेंट 1.84 भी भैया है, 1.84 पोलर मोलिक्यूल है। साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो प्योर नहीं है, प्योर परफेक्ट नहीं है। ये तो आपका एक गैसियस स्टेट के अंदर देखा। अब अगर हम सपोज बात करते हैं कि अगर हमारे पास लिक्विड वाटर H2 है, कई फॉर्म H2 आप कह रहे हो एक तो वेपर हो गया, चलो कर लिया अभी हमने। अगर H2 लिक्विड होगा तो H2 लिक्विड में स्पेशली क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल होता है, एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल्स। लेकिन ये जो एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल्स होता है ये होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी लिक्विड की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो सर हमें आइडिया होता ही है, लेकिन अभी लिक्विड की बात करें तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं एच वो, ये सपोज एक मॉलिक्यूल आ गया हमारा,
बैंड शेप के अंदर। फिर सेकंड मॉलिक्यूल आया HOH, फिर ऐसे करते हुए मॉलिक्यूल चलते जाएंगे ना वाटर के अंदर। और यहाँ के जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर, अब इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होते हैं, एक इससे एक दूसरे से एक अट्रैक्शन फील करते हैं। यही रीजन होता है कि जो लिक्विड वाटर देखते हैं, इसको वाटर बोलते हैं, वाटर एक्चुअली में इस टाइप का होता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट्स नो, वी नो वेरी वेल, बट विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक लाइन में जा रही है। देखो ऐसे 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 मॉलिक्यूल एक लाइन में ऐसे अटैच होते जाएंगे। तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे वो बोलोगे आप लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक लाइन में चलती जाएगी ऐसे। बट यही चीज H2O की, सपोज आप H2O लिक्विड की बजाय H2O आइस में देखो, H2O लिक्विड की बजाय H2O आइस में, वो वेपर में तो एसोसिएशन होगा नहीं। H2O आइस में अगर हम बात करें, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ H2O सॉलिड मतलब आइस, देन नो आइस के अंदर क्या होता है, जैसे ईच वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ लोन पेयर है, ईच वाटर मॉलिक्यूल जो है सराउंडेड फॉर अदर अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ऐसा ये क्वेश्चन इंटीजर में पूछा गया है। ईच वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय अदर 4 वाटर मॉलिक्यूल। जैसे दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, साथ में लोन पेयर और बनाते हैं, ये H के साथ बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब इस टाइप से H2O मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट रियल बॉन्डिंग, तो रियल केमिकल बॉन्ड तो है नहीं ये। तो इसलिए हम यहाँ बोलते हैं, बट ये बोलते हैं कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद 4 अनदर वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगी, देखो टेट्राहेड्रल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी H2O के अंदर, H2O के अंदर लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और हेयर जो ये आप देख रहे हो ये आपकी नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बीच में स्पेस बहुत ज्यादा खाली हो जाता है, ये स्पेस जो होता है बहुत ज्यादा वैकेंट हो जाता है, स्पेस वैकेंट बहुत हाई है। क्रिस्टल जो होता है वैकेंट, जो स्पेस वैकेंट होता है वो हाई स्पेस होता है, हाई स्पेस वैकेंट होता है। इसलिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लें, जैसे 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल, ईच वाटर मॉलिक्यूल को सराउंडिंग कर रहे हैं, 5 ऐसे ले लें और 5 ऐसे ले लें। तो उसमें देखोगे कि 5 ऐसे ले लो और 5 ऐसे ले लो, तो इसमें स्पेस ज्यादा वैकेंट हो जाएगा, हाई स्पेस वैकेंट हो जाएगा। तो इट मीन्स इसकी जो होगी डेंसिटी लो हो जाएगी, लो डेंसिटी। वाटर की और आइस में H2O में अगर आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन H2O, तो देन क्या आंसर दोगे बेटा, H2O होगा तो दोनों आंसर दोगे, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एंड नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर आपसे पूछता है कि सिर्फ वाटर में, तो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर इसमें पूछता है आइस में तो नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन दोनों में यही रीजन है कि अब आपने आइसबर्ग देखे होंगे कि समंदर में पानी होता है तो पानी के सरफेस के ऊपर वाटर जो आइस होती है वो फ्लोट करती रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डेंसिटी जो आइस की होती है, वो H2 आइस की डेंसिटी वो लेस देन होती है लिक्विड वाटर से। आपने बहुत सारे जैसे डिस्कवरी वगैरह में कई प्रोग्राम देखते हो तो क्या करते हैं, यहाँ आइस होती है तो उसको नीचे खोदते हैं, नीचे डिग करते हैं, डिग करने के बाद नीचे क्या आता है, वाटर आ जाता है। तो वाटर का जो डेंसिटी है वो हाई है, इसलिए वाटर नीचे बैठता है और आइस ऊपर जाता है। वाटर नीचे बैठता है, इस चीज से क्या होता है कि वैसे देखो हर चीज को आप गर्म करो, किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर आपका देखो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता बेटा, ड्यू टू ये जो बिहेव है। सपोज ये जो मैंने अभी वाटर का बिहेव लिखा आपका H2O आइस का जो मैंने बिहेव लिखा, अब क्या होगा कि सपोज आपने क्या किया, अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, इस पर आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस, अब आपने 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर टेम्परेचर बढ़ाना बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आप ले गए टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो 4 डिग्री सेल्सियस तक जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ना वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, 5 मॉलिक्यूल ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हर चीज को जब गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को हम टेम्परेचर देते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। लेकिन वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा।
तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। 0 से 4 डिग्री पर जब ये लिक्विड बनेगा, इस लिक्विड पर इसका वॉल्यूम मिनिमम होता है, वाटर का मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम वॉल्यूम होता है तो डेंसिटी कितनी होती है इसकी इस टाइम पे, मैक्सिमम। और यही डेंसिटी मैक्सिमम हम कंसिडर करते हैं, जो कहते हैं ना वाटर का डेंसिटी DH2 1 ग्राम पर सीसी, वो एक्चुअल में एट 4 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम डेंसिटी। 1 ग्राम सीसी एट 4 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम डेंसिटी है। जनरली किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट किया वाटर को तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज होते हो, इसलिए इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर वाटर है, तो इस टाइम पे वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 227 केल्विन, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस। As the temperature of ice raised above 273 degree Celsius, 0 degree Celsius, more and more hydrogen bonding are broken, more H2 molecule come closer and fill the vacant space, resulting in the decrease in volume and increase in density. वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, और वाटर अगर आपका आइस फॉर्म में है तो नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? वाटर का प्रॉपर्टी सारा क्लियर? प्रॉपर्टी यस सर। नेचर की बात, प्रॉपर्टी तो भी पढ़ेंगे। चले आगे, डन? यस सर। वाटर की डाइपोल मोमेंट आपने देखा, तो कुछ जनरल प्रॉपर्टी भी देख सकते हो। जनरल से में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसी पे एम्फेसाइज ज्यादा करूंगा। तो देखो, जो फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है या हीट ऑफ फ्यूजन है या हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की, एबनॉर्मली अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हाई होती है। उसका रीजन है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्राइड ऑफ अदर। इस सब का रीजन आपसे पूछेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब दूसरों को डिसोल्व करने का पावर बहुत हाई है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो वाटर बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसोल्व द मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड, इसके लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। और जो आपके नहीं डिसोल्व होते हैं, जैसे आप देखोगे AgCl डिसोल्व नहीं होता, बेरियम सल्फेट या CaF2 या AlF3 वाटर में डिसोल्व नहीं होते हैं, उसका रीजन उनकी लेटिस एनर्जी डोमिनेंट होती है, हाई लेटिस एनर्जी देना। बट एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है कि वाटर इवन कुछ टाइप के जो आपके कोवलेंट कंपाउंड है उनको भी डिसोल्व कर लेता है, कोवलेंट को भी। जैसे अल्कोहल डिसोल्व हो जाता है, एसिड्स डिसोल्व हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट देखो ग्लूकोज वगैरह डिसोल्व हो जाते हैं, चीनी वगैरह डिसोल्व हो जाती है, यूरिया डिसोल्व हो जाता है। तो उसका रीजन फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे है। अदरवाइज तो लाइक डिसोल्व लाइक है ना, आयनिक कंपाउंड वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर कंपाउंड डिसोल्व होने चाहिए थे, लेकिन कुछ जो है जो कंपाउंड पोलर नहीं होते, जैसे शुगर है, अल्कोहल है, तब भी डिसोल्व होते हैं। उसका रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए आपके डिसोल्व होता है। दूसरा प्रॉपर्टी आता है कि वाटर आप देखते हो बहुत जगह सॉल्वेंट भी है, तो किसी के साथ एसिड की तरह भी बिहेव करता है, किसी के साथ बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो वाटर जो है वो दोनों ही बिहेव कर सकता है, एसिड और बेस के साथ। देखो, अगर आपके पास एग्जांपल हो तो अमोनिया और एसिड की रिएक्शन देखना, अमोनिया और वाटर की रिएक्शन देखना। तो अमोनिया और वाटर की जब रिएक्शन करोगे तो H2O जो होगा यहाँ पर H देगा और NH3H लेगा, तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन HCl के साथ देखोगे तो यही वाटर बेस की तरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई एक्टिव मेटल है जिसकी SRP वैल्यू 0 से कम है, तो नेगेटिव है, तो अगर 0 से कम वाली नेगेटिव है और वो आपकी न्यूट्रल मेटल है तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। और अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फिर रिडक्शन हो जाएगा। जैसे देखो Na एल्कली मेटल, Na वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बना देगा, Na खुद का पॉजिटिव बनाएगा और इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल कर रहा है Na के साथ। लेकिन यही रिएक्शन फ्लोरीन के साथ देखोगे तो फ्लोरीन जो है आपका यहाँ पर ये फ्लोरीन वाटर के साथ H के साथ कुछ काम नहीं कर रहा। एक्चुअली इस रिएक्शन में छोटी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन 0, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन का -2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन वापस 0, फ्लोरीन -1। फ्लोरीन तो 0 से -1 हो गया।
लेकिन वाटर का ओवरऑल देखें तो -2 से 0 हुआ, हालांकि ऑक्सीडेशन जो हुआ है वो ऑक्सीजन का हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का हुआ है, और यहाँ पर रिडक्शन जो था वो आपका हाइड्रोजन का हुआ था, ऑक्सीजन तो वैसा ही था उस केस में। तो वाटर आपका ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, एसिड की तरह काम भी करता है और बेस की तरह काम भी करता है। जिनके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है उनके साथ वाटर रिएक्ट करके हाइड्रेटेड करेगा, ये आप उसमें देखते ही हो आप। और वाटर जो है लिगेंड का काम भी कर सकता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा, तो इतने वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद ही है तो उसमें ज्यादा नहीं करना। अब ये एग्जांपल देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट। अगर हम कॉपर सल्फेट का ब्लू विट्रोल एग्जांपल देखें, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, एक्चुअल में लगता ऐसे है कि जैसे 5 वाटर मॉलिक्यूल है इसके, तो 5 के 5 हाइड्रेटेड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर ये पूछा जाता है बेटा। एक्चुअल में जब इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तब पता लगेगा कि जो ब्लू विट्रोल है उसमें सिर्फ 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की कोऑर्डिनेटेडनेस यूज है, और 5th मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन में भी शायद बताया होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। इसलिए आप जब भी कॉपर सल्फेट करो CuSO, और ये टेस्ट भी है, अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है उसमें वाटर डाल दो, अगर वाटर डालने के बाद वो ब्लू हो गया, ब्लू हो गया तो इसका मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म होगी, CuSO4 डॉट 5H, ब्लू। तो एनहाइड्रस कॉपर है तो ये कलरलेस होगा। वाटर डाल के टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है या हाइड्रोजन, ब्लू हो गया तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा भी नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है, CuH2O5 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसका बनेगा, H2O का सल्फेट आयन जो होगा एक अलग होगा नेगेटिव आयन, इन दोनों को अटैच करने वाला एक H2 पार्टिकल। रियल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे जो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इसकी है वो ये है कि इनकी स्ट्रक्चर में आपको रिंग्स वगैरह सब देखनी होती है। सपोज कॉपर ये स्क्वायर प्लेनर, पहला क्वेश्चन यही बन गया कि कॉपर का में 4 वाटर मॉलिक्यूल तो एज लिगेंड का काम करेंगे, इन 4 वाटर मॉलिक्यूल में जो कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 होगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर है DsP2 स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जो वाटर है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो पिरामिडल शेप में होंगे लेकिन sp3 होगी, लेकिन कॉपर ऐसा होगा। ऐसे ही जो आप सल्फेट होगा, बहुत पूछी जाती है बेटा, इंजीनियरिंग में बहुत डिस्कस होता है ये एग्जांपल। ऐसे ही जो आपका सल्फेट आयन होता है, जो सल्फेट आयन में जो सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो एक सल्फर और बाकी जितने भी वाटर वाले ऑक्सीजन है वो सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। बीच में जो वाटर होता है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो वाटर सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसमें जो कॉपर है, कॉपर DsP2, सल्फर sp3, और वाटर जितने के जितने हैं सारे sp3। ये जब अटैच होगा तो ये इससे क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इन दोनों पार्ट को अटैच रखता है। तो देखो ये वाला ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन के साथ। रिंग देखो कितनी बन गई, कितने एटम की, देखो 1, ये सारी चीजें जो इंजीनियरिंग में पूछने वाली है, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी जो बन गई 6 मेंबर रिंग बन गई। इधर देखो फिर 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास ये 2 6 मेंबर रिंग। 4 लिगेंड, 4H2 लिगेंड का काम करेंगे, हर एक जगह क्वेश्चनिंग है यहाँ पर। तो अब सपोज मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी एटम इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन ब्लू विट्रोल, क्या आंसर दोगे बेटा? हाउ मेनी एटम इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म इन ब्लू विट्रोल, क्या आंसर आएगा? 6। बिकॉज वाटर 5 के 5 और एक सल्फर, सल्फर के ऑक्सीजन काउंट नहीं करने, वाटर वाले ऑक्सीजन काउंट करने 5 और एक सल्फर काउंट करना है, वो टेट्राहेड्रल आपकी यूनिट होएगी। तो जो sp3 है आपका
अब मैं इसमें अगर ये पूछूं हाउ मेनी टेट्राहेड्रल यूनिट आर प्रेजेंट इन ब्लू विट्रो, देन क्या आंसर होगा बेटा? हाउ मेनी टेट्राहेड्रल यूनिट आर प्रेजेंट इन ब्लू विट्रो? 8. 8 तो नहीं हुआ बेटा। टेट्राहेड्रल यूनिट तो सेंट्रल एटम पर 4 के 4 बॉन्ड होने चाहिए ना, वो एक्चुअल बॉन्ड होने चाहिए, केमिकल बॉन्ड होने चाहिए। एक ही हुआ ना, सल्फर हुआ सिर्फ, बाकी तो कहाँ है? बाकी जो 4 लिगेंड वाले वाटर है उनके तो 4 बॉन्ड बन ही नहीं रहे। और बीच वाला भी, जो सेंटर वाला हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल है, वो भी एक्चुअल बॉन्ड कहाँ बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड तो 4 ही है। कोवलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं सेंट्रल एटम पर, तो उसी से डिसाइड करते हो आप। तो ओनली सल्फेट है, वो एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, बाकी कहाँ टेट्राहेड्रल? ये परफेक्ट आपका है टेट्राहेड्रल, ये वाला। 4 के 4 बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4, बाकी कहाँ है? देखो इसमें 2 ही जगह बॉन्ड है, बाकी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक वीक अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रियल बॉन्ड थोड़ी मानते हैं। इनमें भी अगर हम देखें तो 3 ही बॉन्ड तो हुए, ये वाले पिरामिडल है, 1 2 3। sp3 हाइब्रिडाइज जरूर है, इट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट प्रूफ फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तो 4 के 4 बॉन्ड होना चाहिए, अदरवाइज आप में डिफरेंस क्या हुआ कि ये एक में लिखता हूँ, ये वाला ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल थोड़ी ना, अमोनिया टेट्राहेड्रल थोड़ी ना, वाटर टेट्राहेड्रल थोड़ी ना, समझ गए? टेट्राहेड्रल Yes, sir. का तो एक ही आंसर देना है, वो आपने सल्फेट। और बाकी ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये पिरामिडल वाले हैं, ये पिरामिडल है भाई। मतलब तो बहुत सारी क्वेश्चन बन सकती है। देखो एक एक पॉइंट पे कितनी बातें हो सकती हैं, यही एग्जामिनर आपसे पूछता है। क्लियर? Yes, sir. ये आपका टेस्टिंग जो है वो कर सकते हो आप, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में वाटर डाल के वाटर का टेस्टिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाटर जो आप देखते हो, ये वाटर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट। हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, दोनों का फार्मूला बेटा H2O ही होगा। हार्ड और सॉफ्टनेस जो है वो इसमें प्रेजेंट कुछ केमिकल होते हैं, उनके बेसिस पर कुछ इस टाइप का वाटर होता है जो साबुन के साथ ना झाग नहीं बनाता, जो है साबुन चिपक जाती है उसमें। कुछ वाटर ऐसा होता है, उसका रीजन होते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। तो जो वाटर सोप के साथ रीडली फॉर्म बना देता है उसको हम सॉफ्ट वाटर, जैसे रेन वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है और डिमिनरल्स वाटर है ऐसे। लेकिन कुछ कुछ जगह आप देखो जहाँ हैंडपंप वगैरह लगा होता है या किसी का ट्यूबवेल होता है, तो उस वाटर जो है पी तो लेते हैं उसको, लेकिन उससे कपड़े उपड़े नहीं धो पाते, साबुन को उतार नहीं पाता। तो इस टाइप का वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप रीडली कॉल्ड इज हार्ड वाटर। कुछ इस तरह के, जैसे समुद्र का पानी होता है उसमें हार्डनेस होती है, रिवर वाटर होता है, रिवर्स में होती है, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन कुछ जगह पे इस तरह का वाटर होता है। तो इस तरह का वाटर क्या है, वो साबुन को अच्छी तरह से साफ नहीं करता, तो उसका रीजन इसको बोलते हैं, उसका रीजन होते हैं कुछ केमिकल, उन केमिकल की प्रेजेंस को बोलते हैं हार्डनेस। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट 2 टाइप के, अगर बाई कार्बोनेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स हैं, तो आप इजिली इसको रिमूव कर सकते हो, इस हार्डनेस को इजिली रिमूव कर सकते हो, इवन बॉइलिंग से या किसी केमिकल से रिमूव कर सकते हो इजिली। तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। ये हमारी टेम्परेरी हार्डनेस। तो आपसे पूछेगा रीजन ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, इंपॉर्टेंट पार्ट है फिर ये अगेन। तो टेम्परेरी हार्डनेस, तो टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब बेटा आप बताओगे कि बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इनको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है कि कुछ जो बाइकार्बोनेट होंगे ये भी सोल्यूबल हो, वाटर के अंदर सोल्यूबल, सोल्यूबल बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऐसे ही कुछ क्लोराइड और सल्फेट होते हैं सोल्यूबल, सोल्यूबल क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर ये प्रेजेंट होते हैं किसी वाटर में तो फिर हम इजिली रिमूव नहीं कर पाते, हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं इसको सिर्फ आप बॉइल करके रिमूव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिमूव बाई ओनली बाई बॉइलिंग वाटर, स्पेशल मेथड यूज करते हैं, उसको हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर आपको याद होगी कि इसका मतलब अगर क्लोराइड हो, सल्फेट हो या बाइकार्बोनेट, कैल्शियम के हो चाहे मैग्नीशियम के हो, ये सब वाटर सोल्यूबल है, वाटर में डिजोल्व है।
अब आपका जो टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस में रिएक्शंस क्या होती है, देखो टेम्परेरी जो इजिली कैन बी रिमूव, जिसको आप इजिली जो है रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव कर सकते हो कि सपोज आपने बॉईल किया, तो जैसे ही बॉईल किया या गर्म किया, तो अगर बाई कार्बोनेट्स होंगे तो हीट करने पर ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कार्बोनेट जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, CO2 गैस बन के बाहर उड़ जाती है। तो आपका क्या बनता है, वाटर में जो चीज थी वो नीचे बैठ गई, तो आप फिल्टर कर लेते हो, फिल्टर करके उसको बाहर कर देते हो, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है। तो हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो नीचे रेजिडुअल बन जाता है, फिल्टर करके हम हार्डनेस रिमूव करते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी आप रिमूव कर सकते हो, बाइकार्बोनेट। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम के होते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता, इसमें ये रिएक्शन होती है बेटा। यहाँ कंफ्यूजन आता है कुछ बच्चों को, और इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, तो पहले हीट करते हो तो बनता तो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, लेकिन ये बड़ी इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, वाटर के साथ आगे हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो MgOH ट्वाइस बनाना है, तो उसका प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ये बेटा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। बट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। इस टाइप से आप सिर्फ ओनली हीटिंग से, अगर बाइकार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम, सिर्फ हीटिंग से आप उनको जो है उनके जो कैल्शियम मैग्नीशियम को नीचे बिठा सकते हो, उसको फिल्टर करके और यूज कर सकते हो। टेम्परेरी मेथड में एक और रिएक्शन भी यूज करते हैं कि अगर हम इसके अंदर, ये नाम भी पूछा गया है बेटा, एक बार आया हुआ क्वेश्चन, एक या दो बार, क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम क्या यूज करते हैं, CaOH ट्वाइस यूज करते हैं। रिएक्शन वही है, हीटिंग सीधा ना करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पता है ना क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? एक होता है क्विक लाइन, एक होता है फ्लैग्ड लाइन। CaOH ट्वाइस हम यूज करते हैं इसमें। तो CH ट्वाइस वही रिएक्शन बेटा, इसमें चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, उनके कार्बोनेट बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके फिर वही है, फिल्टर कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और मैग्नीशियम तो क्लियर ही है कि मैग्नीशियम का तो आपको हाइड्रोक्साइड बनना है, पिछले में ही देखा था, मैग्नीशियम अगर होगा तो हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा आपकी, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय, क्या क्या मेथड दोगे टेम्परेरी हार्डनेस, क्या आंसर दोगे टेम्परेरी? बॉइलिंग, Boiling hard water. बॉइलिंग एंड सेकेंड Clark's method. Clark's method. बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आता है कि अगर हमारी उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड या सल्फेट हुए, उसमें क्लोराइड या सल्फेट हुए, तो हीटिंग से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। अब स्पेशल टेक्निक्स क्या क्या है उनमें, मतलब स्पेशल पढ़ने में इतने आसान लगते हैं लेकिन इतने इजी होते नहीं है। जैसे उसमें आप यूज कर सकते हो सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मतलब सीधा सा कहो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम जैसे मान लो अब होगा क्या, या तो सल्फेट होंगे या क्लोराइड होंगे, तो सल्फेट या सोड में आप सोडियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट पहले की तरह बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। ये तो वैसे सोल्यूबल होता है और हार्डनेस प्रोड्यूस भी नहीं करता सोडियम के सल्फेट। तो इसमें क्या होगा कि Mg, अगर इट इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेट solubility of magnesium carbonates in such case soda lime is preferred, the formation of less soluble MgO, अभी वो जो बताया था Mg, जहाँ भी मैग्नीशियम होगा तो कार्बोनेट नहीं बनाना, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है, कैल्शियम का कार्बोनेट बनाना है, तो एक तो आप सोडियम कार्बोनेट यूज कर, दूसरा केमिकली यूज कर रहे हैं सारे। दूसरा केमिकल यूज करते हैं कॉल्गन प्रोसेस, इसको बोलते हैं मास्किंग, सिक्वेस्ट्रेशन। कॉल्गन, कॉल्गन एक्चुअल में बेटा एक केमिकल, अब आपको इसका फार्मूला याद करना है, नथिंग एल्स। अगर फार्मूला क्लियर है तो आपको ये क्लियर है। कॉल्गन इसका जो है कॉमन नेम है, अगर इसका आईयूपैक नेम करोगे, दूसरा नाम करोगे जो साइंटिफिक नेम है, तो वो होता है सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट होते हैं, सोडियम हेक्सा मेटा।
मेटाफॉस्फेट बेटा पढ़ के आए हो, PO3 नेगेटिव होता है मेटाफॉस्फेट। हेक्सा का मतलब 6 हो गया, PO3 6 लगा दूं जैसे मैं, PO3 6, PO3 6 को बैलेंस करने के लिए PO3 नेगेटिव 6 है तो 6 Na भी चाहिए, तो सीधा ऐसे याद कर सकते हो पहले तो NaPO3 Na6, या पहले ऐसे याद करो NaPO3 का 6 क्या हो जाएगा, सोडियम मेटाफॉस्फेट के हेक्सा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं जैसा हम ऐसा पढ़ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, 2 Na बाहर होते हैं Na2 और 4 Na अंदर होते हैं Na4 और PO3 6 होता है। 1 बाई 1 याद करोगे तब हो पाएगा। पहले याद करोगे कॉल्गन, फिर देखोगे कॉल्गन होता क्या है, जैसे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, तो फार्मूला आना चाहिए सोडियम मेटाफॉस्फेट हेक्सा 6 लग जाएगा। अब Na6 टोटल नहीं होते, जैसे मैं यहाँ लिखे हैं 2 Na बाहर होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। जैसे ही इसको वाटर में डालते हैं तो ये देखो, ये तो डिजोल्व ही है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है बाहर वाले Na का, ये तो वाटर में वैसे ही डिजोल्व हो जाएगा जैसे Na डिजोल्व हो जाता है। जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हो क्या रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, मान लो आपके पास कैल्शियम का कोई भी, कैल्शियम या मैग्नीशियम का कोई भी क्लोराइड या फॉस्फेट है, वो क्या करता है, इस जगह को रिप्लेस करता है। अब सोडियम का चार्ज +1 होता है, तो 4 सोडियम को रिप्लेस करने के लिए कैल्शियम या मैग्नीशियम कितने यूज करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे ना, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस करना है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि अंदर वाले Na यूज होते हैं और उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम का जब ये मेटाफॉस्फेट बन जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, ये कॉल्गन कुछ नहीं है बेटा, कॉल्गन एक तरह से छलनी है, जैसे आपने छलनी देखी, सीव देखी, उसमें सीव है, और इस सीव के अंदर क्या करते हैं, जब हम ये कॉल्गन, ये चीज है, ये कॉल्गन, इसमें से जब आप क्या डालते हो, वाटर डालते हो, और वाटर के अंदर अगर आपके पास कैल्शियम या मैग्नीशियम होते हैं तो वाटर तो क्रॉस हो जाता है, के साथ Na आयन भी क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन जो कैल्शियम या मैग्नीशियम है, सपोज मैं आपको बोलूं कि ये कैल्शियम थे या ये मैग्नीशियम थे, ये कैल्शियम मैग्नीशियम यहीं फंस जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम यहीं फंस जाते हैं, तो यहाँ वाटर आ जाता है आपका, वाटर में Na रह जाता है, तो Na तो हार्डनेस प्रोड्यूस करता नहीं है, तो वाटर आपका जो होता है वो सॉफ्ट होता है। इस टाइप का ये प्रोसेस होता है। तो कॉल्गन भी मतलब केमिकल है, उस केमिकल से हम वाटर को, हार्ड वाटर को पास करते हैं, मतलब जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड फॉस्फेट, इसको वाटर बोलते हैं, इसको तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉल्गन प्रोसेस। या तो आप सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हो, या फिर आप कॉल्गन केमिकल यूज कर सकते हो। केमिकल फार्मूला याद करना है आपको, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, रिएक्शन कैसे होगी किसके साथ वो याद करना, या फिर दूसरे भी केमिकल यूज कर सकते हो जिसको आप आयन एक्सचेंज रेजिन बोलते हैं, इसलिए हम उन मेथड्स को बोल देते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन, या बाय सेम प्रोसेस, बस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को आपने रिप्लेस करना है किसी दूसरे आयन से। अब ये जो रेजिन है ये डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं एक्सचेंज रेजिन, जैसे परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड प्रोसेस। अब फिर वही अगेन आता है, सबसे पहले परम्यूटेड का मतलब आपको ये सोडियम जियोलाइट होते हैं, तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट, हाइड्रेटेड सिलिकेट, हाइड्रेटेड सिलिकेट, जैसे फार्मूला देखो Na2Al2O8.Xs2, Na2Al2O8.Xs2, Na2Al2.X, Na को छोड़ करके बाकी स्पीसीज को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम कुछ भी मान लेते हैं Z, इजी करने के, तो Na2Z लिख लेते हैं। Z यहाँ पर क्या है, वो आपका बाकी जो La2O8.Xs2 नेगेटिव, ये Na2 सोडियम जियोलाइट है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, तो वही चीज है कि वो रिप्लेस कर देगा कैल्शियम को, जैसे अभी देखा आपने, सोडियम की जगह आ जाएगा और Z बाहर आ जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट होगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं परम्यूटेड। तो आपको क्या याद करना है, जैसे कॉल्गन याद किया वैसे परम्यूटेड। परम्यूटेड क्या होता है याद करना है, सोडियम एल्यूमिनो हाइड्रेटेड सिलिकेट या सिलिकेट हाइड्रेटेड,
फार्मूला याद करना है Na2Al2O8.XH। तो इस टाइप के आप परम्यूटेड मेथड वगैरह यूज करते हैं। जो आयन एक्सचेंज रेजिन करते हैं उनको दो तरह के नाम देते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज, यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस हुए हैं, अभी 1-2 साल पहले भी क्वेश्चन इसी बेसिस पर आया है। कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन को समझना आपने। कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है कि जैसे हम ये बोल सकते हैं कि किसी के पास भी कोई एक ग्रुप होता है, जैसे RCH ग्रुप, RSO3 सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें एक ग्रुप है। अगर इन ग्रुप को हम किसी भी कोई भी सॉल्ट ले लें इन ग्रुप में, जैसे RCON ले लिया, COON ले लिया, रिप्लेस ही तो कराना, आप कैल्शियम रिप्लेस करा दो, Na पॉजिटिव कैल्शियम के इसको रिप्लेस कर दे, NaCa को रिप्लेस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा RCO पड़ा रहेगा लॉन्ग चेन, Na की जगह आ गया कैल्शियम, Na पॉजिटिव ने कैल्शियम को एक्सचेंज कर दिया। जब ये ऐसा एक्सचेंज होगा तो साइड में फिर वो Na पॉजिटिव एक को मिल जाएंगे। तो इसको जो बोलते हैं वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ये जो होता है इसमें कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए मतलब हार्डनेस रिमूव करने वाला कैटायन, हार्डनेस रिमूव करने वाला कैटायन वाटर से निकल करके रेजिन के साथ आ जाए, कैटायन रेजिन के साथ आ गया है, इसलिए इसको कैटायन एक्सचेंज रेजिन कह रहे हैं। अब एक होता है हमारे पास एनायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन एक्सचेंज रेजिन, और एक हमारे पास होगा एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो एनायन में हम क्या करेंगे कि एनायन में सपोज इस टाइप वाला लो, ये लिया, वहां एसिड लिया या बेस लिया, बेस लिया आपने NH3 पॉजिटिव ClOH कुछ भी ले लो, OH नहीं। और यहाँ पर क्या हुआ, जो आपने सॉल्ट लिया, सपोज CaCl2 हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्ट यहाँ हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है तो सॉल्ट में हार्डनेस प्रोड्यूसिंग का एनाइन रिप्लेस करे रेजिन के एनाइन को, तो कैटायन वहीं पड़ा रहे, एनाइन रिप्लेस करे तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, जो भी एनाइन जो भी लिया आपने, जैसे Cl नेगेटिव लिया तो Cl नेगेटिव आ जाएगा, क्लोराइड आ सकते हैं ना, प्लस तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग जो सॉल्ट है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट का कैटायन अगर रेजिन के साथ जा रहा है तो उसको कैटायन एक्सचेंज रेजिन बोलेंगे। हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट का अगर एनाइन जा रहा है तो इसको हम एनायन एक्सचेंज रेजिन बोलेंगे। तो जो आपके परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं वो तो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस को तो रिमूव करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं बेटा, तो क्या आंसर दोगे आप? अरे भाई, जो परमानेंट को ही हटा देंगे वो तो टेम्परेरी को हटा ही सकते हैं ना। हाँ, टेम्परेरी वाले परमानेंट को नहीं हटा सकते, क्लार्क मेथड हो गया या बॉइलिंग हो गया, वो आपके परमानेंट वाले को रिमूव नहीं कर सकते। परम्यूटेड मेथड, जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज रेजिन, आयन एक्सचेंज में कैटायन एक्सचेंजर कब बोलोगे, एनायन एक्सचेंजर कब बोलोगे, ये चीजें आपकी क्लियर हो। क्लियर? Yes, sir. एक तो बेटा वाटर को हम, एक ध्यान रखना, वाटर जो होता है सॉफ्ट हो चाहे हार्ड, वो ड्रिंकेबल होता है। एक नाम और होता है हैवी, हैवी का मतलब हैवी आइसोटोप्स यूज होता है, वो ड्रिंकेबल नहीं होता। हैवी वाटर अलग चीज होती है, एक H2 होता है, एक D2 होता है, H2 बोलते हैं, एक हम D2 बोलते हैं। D2 जो है वो आपका हैवी वाटर, हैवी और हार्ड में फर्क है। D2 हैवी वाटर है, और हैवी वाटर जो है, हैवी वाटर इज मोर इनर्ट देन ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर भी है, इसलिए इसकी रिएक्शन देखो, ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम हैवी आइसोटोप से, हैवी आइसोटोप से तो स्लो चलेगा बेटा, स्लो चलेगा, तो इसलिए इसकी रिएक्शंस जो होती हैं हैवी वाटर में, जो रिएक्शन होती है उनका रेट स्लो। देख ही रहा है, ड्यूटीरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है भाई। O और H में अगर ड्यूटीरियम मैंने OD रख दिया, OT रख दिया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, ऊपर से नीचे जाऊंगा तो इंक्रीज होता है। तो ऐसे में आपको रिएक्शंस जो है सिंपली ध्यान देना है बेटा। रिएक्शन इस तरह की पूछी जाती हैं, जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि एज एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड, मैंने रिएक्शन पढ़ाई है, वाटर के साथ रिएक्शन करना है तो ऐसे लिख दो HOH। अब देखो एक कैल्शियम को 2 H चाहिए तो 2 H लगा दो इधर, और ये वाला हिस्सा बाहर निकाल दो,
ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका C2H2 प्लस COH ट्वाइस। अब अगर मैं बोल दूं कि कैल्शियम कार्बाइड की ड्यूटेरियम से रिएक्शन करा दो तो आप ऐसे लिख देना बेटा DOD। सेम रिएक्शन हुई ODOD, तो बीच वाला पार्ट ये निकल जाएगा, रिएक्शन क्या बन जाएगी C2P2 प्लस CaOH की जगह OD आ जाएगा। हाँ, जैसे जैसे मैं आपको लिख दूं कि आपका रिएक्शन जैसे किसी से कर दिया मैंने आपका रिएक्शन करवा दिया, किससे ले लें अपने N2O5 से ले लें। मैंने कह दिया N2O5 से वाटर का रिएक्शन करो, H2O। अब H2O से रिएक्शन किया तो देखो O5 है और एक O ये है, 6 हो गया, 6 हो गया, तो आप HNO3 के दो पार्टिकल बनाओ, HNO3 प्लस HNO3, दो पार्टिकल HNO3। अगर मैं यही रिएक्शन ऐसे दे दूं बेटा, मैं कह दूं N2O5 का E2O से रिएक्शन करवा दो, अब देखो ऑक्सीजन तो 5 और 1 6 ही है ना, अब H की जगह D कर देना बस। D, कोई भी ऐसा रिएक्शन आए जैसा वाटर के साथ होता है वैसा ही रिएक्शन आप इसके साथ दे सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं Yes, sir. जैसे कोई रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन में Na दे दिया मैंने, Na का वाटर के साथ रिएक्शन, अब एल्कली मेटल पढ़ के आए हैं, क्या बनता था देखो NaOH प्लस क्या रिलीज होता था, हाइड्रोजन, वो यहाँ से ब्रेक होता था, H पॉजिटिव दो ले लोगे और दो Na, दो NaOH और H2 बन जाएगा। तो मैं यही रिएक्शन बेटा Na का D2O से दे दो, DOD, सिंपल सी रिएक्शन, कुछ भी नहीं है, बार मिस्टेक हो जाती है अगर ध्यान नहीं रहता, तो क्या बन जाएगा 2NaOH की जगह D और H की जगह D2 बन जाएगा। तो हैवी जो वाटर है, ये हैवी क्योंकि हैवी आइसोटोप यूज हुआ है, ये ड्रिंकेबल नहीं है। ये इसके जो यूजेस होते हैं ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में यूजेस होते हैं, मॉडरेट है, कूलेंट है, और किसी रिएक्शन की स्टडी में करते हैं कि रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, हाइड्रोजन डाल के ट्रिटियम डाल के। तो हैवी वाटर जो है ये पॉइजनस की तरह, एक तरह से हैवी वाटर रिटार्ड करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बट हैवी वाटर जर्मीसाइड और बैक्टीरिया, इवन प्लांट को खत्म कर देता है एनिमल को, तो बैक्टीरिया वगैरह इसके लिए क्या है, बैक्टीरियोसाइड्स और जर्मीसाइड्स। वाटर के केसेस में आपको हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और हैवी वाटर आपने निकालना। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेशन हमारी यहाँ इंपॉर्टेंट है, वैसे आपने पढ़ी होगी, वहां पढ़ाया भी होगा सर ने आपको, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस जनरली हम क्या टर्म में निकालते हैं, इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में निकालते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है, तो आप हमेशा क्या करोगे, जितने मोल है, मोल ऑफ लेना है आपको, मोल ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कर देना। फिर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेना। अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100 कर देना। और उसके बाद क्या है, फिर आप परसेंटेज ऑफ हार्डनेस निकालोगे, परसेंटेज ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे, हमें तो क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, आप क्या लिखोगे, मोल कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, डिवाइडेड बाय वाटर सैंपल, सैंपल इंटू 100, तो ये अमाउंट हो जाएगा। ये पीपीएम में निकालते हो हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस, जो डिग्री ऑफ एस की आती है पीपीएम, इनको जो कर देते हैं वो हम 10 डिग्री को 6।
ध्यान रखना है, जो भी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है सॉल्ट, जो सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, उस सॉल्ट को, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को जितने मोल भी हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट मोल के बराबर ले लेना है। फिर उसके हमने इंटू 100 करके अमाउंट निकाल लेना है, फिर नीचे अमाउंट ऑफ सैंपल कर देना है, इंटू 10⁻⁴ चेस्ट कर देना है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज बेटा मैंने बोला 11.1 milligram of CaCl2 and ये ले लेते हैं ना, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, तो ये कितना होगा 6 and 12 milligram of magnesium sulfate are present in 5 liter solution of hard water. Calculate the hardness of water, temporary and permanent. तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। पहली बात देखो, आप सॉल्यूशन निकालोगे कि ये वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल में आपको ये वाटर सैंपल दे रखा है, इसमें कह दिया 5 लीटर, 5 लीटर अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 5000 मिलीलीटर, मतलब वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो 5 kg या 5000 ग्राम ये वाटर। इसमें हमारे पास दो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है, वन इज द कैल्शियम क्लोराइड और सेकेंड इज द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, सेकेंड इज द पास है MgSO। देन यू नो दिस इज द क्लोराइड एंड दिस इज द सल्फेट, तो दोनों ही कौन से हुए आपके परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट हो गए। तो हमारा पहला आंसर होगा जो हमारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, तो वो टेम्परेरी नहीं दे रहे, परमानेंट दे रहे, ये नहीं दे रहे परमानेंट। कैलकुलेशन परमानेंट का होगा, इसका डिग्री ऑफ हार्डनेस हम नहीं निकालेंगे, टेम्परेरी 0 हार्डनेस। अब अगर परमानेंट निकालते हैं तो परमानेंट का तो कैलकुलेशन है बेटा, परमानेंट की कैलकुलेशन में क्या है, जब भी आप परमानेंट का कैलकुलेशन करोगे, परमानेंट की कैलकुलेशन में आपके पास देखो क्या चीज है, एक है 11.1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड, सोल्व करो 11.1 है तो 10⁻⁻³ ग्राम कैल्शियम क्लोराइड होगा, इसके मोल बनाओ। कैल्शियम ये होता है 71 और ये होता है 40, तो मोल बनाऊंगा 11.1 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 111 मोल बन जाएंगे। जितने इसके मोल होंगे इतने में कैल्शियम कार्बोनेट के मोल होंगे। ये मेरे पास हो जाएगा 100, ये आएगा 10, सो 10⁻⁻⁴ मोल CaCl, इतने ही मैंने CaCl2 के, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल भी इतने ही ले। दूसरा मेरे पास इसके अंदर देखो क्या है, दूसरा मैंने लिया 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, मिलीग्राम में तो इसका मतलब 12 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, इसके भी मोल बना देते हैं। तो 12 इंटू 10⁻120 था, 120 नहीं था, 12 जीरो है ना, 12.0, 12 इंटू 10⁻3, ठीक है चलो जो भी -3, तो ये हो गया देखो 10⁻12 इंटू -3 डिवाइडेड बाई मैग्नीशियम सल्फेट का 96, ये हो गया 24, ये 120, ये 120 ये आ गया, तो इसका मतलब वो ये 4 हो गया बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया 12 से कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल मैग्नीशियम सल्फेट के भी आ गए। ये और ये तो मुझे सम करने दो, टोटल मोल कितने आ गए 1 और 1 इंटू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ -54 मोल ऑफ
हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट हो गया मोल, तो इन दोनों का सम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल के बराबर है। अब फार्मूला लगा दूंगा, डिग्री ऑफ हार्डनेस टोटल मोल देखो कितने आ गए बेटा 200 10⁻⁻⁴ मोल हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट, तो इतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो मोल इनटू ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की मोल है। ग्राम करूंगा तो 2 × 10⁻⁴ इंटू अगेन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। नीचे टोटल वाटर सैंपल 5000 ग्राम, ये भी है इनटू जो होता है 10⁻⁶ होता है, तो 10⁻⁶ है तो जो कैंसिल होता है बेटा कैंसिल कर दो। यहां से मैं कैंसिल क्या कर सकता हूँ, जीरो कैंसिल कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 50। 50 से ये 102 पे कैंसिल हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा 4 ppm आंसर। ऐसे इंटीजर वाले क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से। तो जो भी जितना भी मोल हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट है वो निकालो, जो भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट है उसको मोल निकालोगे पहले, उतने ही कैल्शियम कार्बोनेट के मोल लोगे। और कोई देता तो कोई और लेते, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जनरली यूज करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल के इक्विवेलेंट ले लोगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम में अमाउंट निकाल लोगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू जो भी आपका है कर लोगे। तो आपने इस टाइप के आई थिंक you have done such type of problem in mole concept, जो आपने क्या होगा वहां क्या होगा प्रॉब्लम। क्लियर पॉइंट अगर क्लियर Yes, sir. तो पूछ सकते हो, बट इजी है किया हुआ है। लेकिन ये जरूर ध्यान देना कि किसकी टर्म में पूछ रहा है। जनरली कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में तो जिसके मोल है उसके मोल कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर करते हैं, वैसे इक्विवेलेंट करते हैं लेकिन एन फैक्टर बराबर है। कैल्शियम इधर भी है, मैग्नीशियम कैल्शियम भी डाइवेलेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी डाइवेलेंट है, ये हम वो यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो केमिकल आता है, लास्ट केमिकल हमारे पास आता है H2O का। लास्ट केमिकल जो है वो है हमारे पास H2O। H2O के बाद H2O2, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। सबसे पहली बात ये है इसको हम ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर। दूसरा इसका प्रिपरेशन मेथड है, तो हम कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड को हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, PaO2 8H2 बेरियम के पेरोक्साइड होते हैं, उन बेरियम के पेरोक्साइड में रिएक्शन करा के देखो PaO2 का हाइड्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं H2O2 हमारा बनता है। चाहे H2SO4 से रिएक्शन कराओ चाहे H3PO4 से रिएक्शन कराओ, बेरियम पेरोक्साइड से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। इवन सोडियम पेरोक्साइड से भी कर सकते हो। मोल क्वांटिटी ऑफ जो सोडियम पेरोक्साइड है, लीडिंग कैलकुलेटेड क्वांटिटी सोडियम पेरोक्साइड, उससे भी बना सकते हो, मार्क प्रोसेस होते हैं। और दूसरा जो यूज कर सकते हो, एक जो बेस्ट मेथड जो कमर्शियल है वो आपका इस टाइप से यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। इलेक्ट्रोलिसिस लेकिन 50% सल्फ्यूरिक एसिड, 50 या 50 से ज्यादा, यू नो अगर 50% सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो वो क्या होता है, कंसंट्रेट एज्यूम किया जाता है, तो वो H पॉजिटिव और बाइसल्फेट आयन देता है। जब बाइसल्फेट आयन आप रिएक्ट करते हो तो जब अब देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होता है, कंपटीशन होता है। सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, एक तो H पॉजिटिव पड़ा है, एक आपके पास HSO4 नेगेटिव है ना, और वाटर का भी H पॉजिटिव है ही और OH नेगेटिव भी है, तो यहाँ से तो H पॉजिटिव ही जाना है। लेकिन HSO4 और OH नेगेटिव है तो फिर आपको OH को प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि सल्फेट और OH नेगेटिव होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है। डाइल्यूट H2SO4 अब इलेक्ट्रोलिसिस में अगर चले जाओ आप तो डाइल्यूट H2SO4 होता, OH नेगेटिव और सल्फेट में कंपटीशन होता, तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लो इसका होता, OH को प्रेफर करते हैं। अब OH को नहीं करना, HSO4 को प्रेफर करना है। HSO4 क्या होगा, एक कैथोड पर जाएगा, एक एनोड पर। कैथोड पर 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस दे देगा, एनोड पर HSO4 ये आपका मार्शल एसिड बना देगा, H2H28 और इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा। तो आपका जो H2H28 है अंदर पानी रखा हुआ ही है,
उसकी रिएक्शन कराओगे तो H2SO4 साथ में ये रिएक्शन आपने देखी होगी, मार्शल एसिड पढ़ा होगा आपने, डॉक्स वगैरह में पढ़ाया मैंने मार्शल एसिड। उसमें होता क्या था, मार्शल एसिड ये तो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर क्लियर है, ऐसे होता था। तो मार्शल एसिड आपके पास बन जाएगा तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, HOH हाइड्रोलिसिस किसका होता है, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल। तो इस सल्फर के पास भी है, इसके पास भी है, तो ये OH इधर भी जाएगा और 2 OH ले लो और इधर भी जाएगा, ये बॉन्ड यहां से देखो, और ये H2O2 को जो ये H है ये दोनों मिल जाएंगे, H2O2 प्लस वो सल्फ्यूरिक एसिड के दो पार्टिकल। ये ध्यान रखना, देखो ये वाला OH है उसके साथ सल्फर के साथ H2, ये रिएक्शन हम यूज करते हैं। अगर K2H2O लेते हैं तो उसका D2O से रिएक्शन करा देते हैं, KDSO4 बन जाता है, D2O2 बन जाएगा। और एक हम 2-एंथ्रोक्विनोल वाली रिएक्शन यूज करते हैं, 2-एंथ्रो ऑर्गेनिक होता है, ये आपके आया नहीं है तो बस ये ध्यान रख लो, यहाँ दोनों ग्रुप अल्कोहल होते हैं 3 बेंजीन के साथ, उस अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो H हट जाते हैं और ये H लेके H2O2, इसको विनोल, ओल है अल्कोहल है तो ओल बोलते हैं, और इधर ओन बोल देते हैं क्योंकि कीटोन है, देखो सी डबल बॉन्ड क्विनोन बोल देते हैं। ये जो हमारा कमर्शियल मेथड है, इसमें क्विनोन को फिर रिडक्शन करते हैं, वापस वही वाला क्विनोन बन जाता है, ये इसके प्रिपरेशन मेथड है। ये भी देखो जो इसकी रिएक्शन है ये भी दोनों तरह की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, ये एसिड भी है बेस भी है। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है इसका, भाई जैसे एक तो होता है डिकम्पोजिशन, जैसे प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, बड़ा बड़ा अनस्टेबल होता है, रखा रखा हुआ क्या करता है, स्टैंडिंग रखते हैं तो ऑक्सीजन लूज करने लग जाता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैटेलाइज, और इसको बढ़ाना है तो आप इनमें से कोई भी मेटल डाल सकते हैं। दूसरा होता है इसका एसिडिक नेचर, भाई H2O2 की स्ट्रक्चर देखो, HOOH है तो अपने H तो दे ही सकता है ना, तो इसकी जो है एसिडिक नेचर भी होती है, इसलिए क्या करता है NaOH के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बेसिक की तरह करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो एसिड और बेस दोनों नेचर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में, और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में। आप ये रिएक्शन समझनी बहुत जरूरी है, वही एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन कर सकता है, बेसिक में भी कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। अब देखो जैसे मान लो हमें H2O2 कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे H2O2 का रिड्यूसिंग एक्शन देखें, H2O2 का रिड्यूसिंग एक्शन का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए बेटा, HOO। अब हम कह रहे हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में देखना, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद का क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होना है इसका। अगर ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीडेशन का लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे केसेस में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर सब, अब आपको ये देखना है कि एसिडिक मीडियम देना है बेसिक मीडियम देना है, H2O2 में ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूट्रल रखा हुआ, तो आप H में कोई चेंजेस नहीं करो। अगर चार्ज देखा जाए तो H प्लस यही तो रिडॉक्स का काम आएगा, -1 H जैसे थे वैसे के वैसे आ गए 2H, उनमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन O जो है वो O2 बन गया, प्लस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में आ गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब कभी भी H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो H2 ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है, OOH मतलब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करवाना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन जब आपका ये गेन करेगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करने है इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये पॉजिटिव वाले तो लेंगे, इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हाइड्रोजन बना देगा, वो आपके ऑक्सीजन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मतलब वो वाटर की फॉर्म में रहेंगे, O-2 में रहेंगे, मतलब H2O में रहेंगे। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये ध्यान रखना है, ये आपको कि कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी से भी रिएक्शन करवा।
दूसरा ऑक्सीडाइजिंग, ये जो वर्क करता है ऐसे भी कर सकता है, जहां H2O बन रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जैसे H2O2 अगर H2O में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन अवेलेबल करवा रहा है, ये ब्लीचिंग एक्शन करती है। ये H2O2 जो होता है ऑक्सीजन जब कलरिंग मटेरियल के साथ अटैच होता है तो उसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब ब्लीचिंग एक्शन आपसे पूछा जाएगा तो ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन एजेंट से होता है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काफी सारे रिएक्शन है। रिएक्शन आपको रिएक्शन में बस आइडिया वहां से लग जाएगा कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, तो ये काफी इंपोर्टेंट इसकी रिएक्शन होती है। अगर कोई फोटो पुरानी हो जाए, तो कोई भी फोटो पुरानी हो जाती है, बहुत ओल्ड फोटो की पुराने घर में लगी हुई है, साफ सफाई नहीं हुई है, फोटो लगा तो वो देखो ब्लैकिश पड़ जाती है। अब जब ये ब्लैकिश हो जाती है तो इसको वाटर से साफ नहीं कर सकते, तब हम क्या करते हैं, जो ब्लैक होता है ये पीबीएस होता है ब्लैक, इसको हम H2O2 से साफ करते हैं, क्योंकि H2O2 क्या करता है, पीबी सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और वाटर बन जाता है, और ये पिक्चर क्लियर हो जाती है। जो क्लियरिंग ऑफ पिक्चर भी जो है, क्लियरिंग ऑफ फोटो, वो भी इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रोसेस है। पीबीएस ब्लैक होता है, पीबीएसओ4 में कन्वर्ट हो जाता है। एक पॉइंट हम इसके लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए एक पॉइंट हम जनरली यूज करते हैं, उसको मैं हिंट में बता देता हूँ, जैसे जब भी यूज करो तो ये कर लेना आप, जैसे हम मूल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O, स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। इसमें 4 या 5 टाइप की प्रॉब्लम बनती है। पहली बात होती है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है H2O2, ये रिलीजिंग पावर ऑफ ऑक्सीजन है, पावर ऑफ ऑक्सीजन O2 फ्रॉम H2O। पहला हम पॉइंट ये कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन कितनी रिलीज होगी जब भी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कभी भी आपको लिबरेटेड निकालना हो, लिबरेटेड, आप याद रखें वॉल्यूम ऑफ H2O2 ले लेना, वॉल्यूम ऑफ H2O2 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये वर्ड यूज करें, आपको पता लग जाएगा कि कितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन हो तो ठीक है, या वॉल्यूम लिबरेटेड गिवन हो तो उससे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चनिंग बताओ कुछ, वॉल्यूम ऑफ H2O2 इनटू VS, VS जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर वो कह दे परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालो, परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 3-4 फार्मूले बताऊंगा बेटा, इन फार्मूलों को आपने जो है ध्यान रखना है। तो परसेंटेज अगर आपको स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप क्या करोगे, 68 अपॉन 224 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आपका डायरेक्ट परसेंटेज स्ट्रेंथ आ जाएगा। परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम ऑक्सीजन लिबरेटेड, परसेंटेज स्ट्रेंथ कर भी रखा होगा अपने मोल कंसेप्ट में, या क्वेश्चन ना फंसे इसलिए बता रहा हूँ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। अगर वो कहते हैं मोलरिटी या नॉर्मेलिटी, देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, एम जो स्टैंड कर रहा हूँ नॉर्मेलिटी से, आपने पिक्चर देखी होगी कि अब तक 56 आई थी, 56 को हिंदी में 56 एन बोलते हैं, एन की आवाज आती है, तो 5.6 इंटू एन, एन जो होता है नॉर्मेलिटी है, एन नॉर्मेलिटी है, वीएस वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मन मन, एन छोटे वाला, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलरिटी अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5.6 को, तो मोलरिटी के साथ वैल्यू करना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, डबल कर दूंगा, इन फैक्टर 2 यूज कर लेंगे। देन 5 टाइप की वैरायटी में आपको बता रहा हूँ, इस 5 टाइप में सारी प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। मेन में इजीली से इजी क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट आपको यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगा, सीधा साधा क्वेश्चन होता है, इनमें से यूज कर लेना जो बताया मैंने, डायरेक्ट आपका यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगा। डिटेल्स देखनी है तो फिर आप मोल कंसेप्ट में चले जाना, तो वीडियो देख लेना, तो वहां पूरा डेरिवेशन तक सारे ये होंगे। ऐसे ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ बहुत सारे दे दिए जाए, तो पहला वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेंथ फर्स्ट, और वॉल्यूम ऑफ H2O2 फर्स्ट, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ सेकंड, VH2O2 सेकंड,
वॉल्यूम सेकंड मतलब H2O2 का वॉल्यूम देते जाना सेकंड वाला, और ऐसे ही तीसरा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ थर्ड, वॉल्यूम ऑफ H2O2 थर्ड, H2O2 के लिए तो है ही, मतलब ऐसे कर दो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फर्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ सेकंड, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम मतलब बेटा वॉल्यूम ऑफ H2O2 सेकंड, वॉल्यूम स्ट्रेंथ थर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइनल और वॉल्यूम फाइनल। तो जितने भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है सारे सॉल्यूशन दे रखे, कहते हैं कि ये H2O2 इतना वॉल्यूम में इतनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे तो आपका फोर्स इससे आपका जो है शो डाउन। ये आपके 4 या 5 टाइप के न्यूमेरिकल वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर बनते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि आजकल देखो हाइड्रोजन जो है इकोनॉमी पर काफी काम आ रहा है। एक ये भी होता है ये ना 30 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला जो होता है, एंटीसेप्टिक वॉशिंग वाउंड अंडर नेम ऑफ पर हाइड्रो, मेडिकल में ज्यादा पूछा जाता है लेकिन फिर भी याद रखना 30% अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो, 30 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन हो तो हम पर हाइड्रो, परसेंटेज नहीं वॉल्यूम स्ट्रेंथ 30 हो ये यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट नाउ क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन, मोस्ट अबंडेंट मतलब हमारे अर्थ को छोड़ दें बाकी जितने भी प्लेनेट हैं उन सब में तो हाइड्रोजन भरी पड़ी है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, इसलिए हम इसको एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स मान रहे हैं, साइंटिस्ट लोग इसको बहुत बड़ा सोर्स मान रहे हैं। और दूसरी बात जब H और H अटैच होते हैं तो H2 बनता है, H2 बनता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब अगर एक तो होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन, फिशन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब अटैच होना, तो फ्यूजन जो है वो बहुत बड़ा है, जो है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन का हो सकता है। तो इस पर साइंटिस्ट लोगों का काम चल रहा है, बट इसको जो है अपने लेबोरेटरी के अंदर अभी मेंटेन करना, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अदरवाइज तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी थोड़े दिन पहले वो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, उन्होंने बोला था कि भी हम सोच तो रहे हैं हाइड्रोजन एज ए फ्यूल बहुत बढ़िया सोर्स है, लेकिन इसको टैकल करना, इसको रखना, हाइड्रोजन को टैकल करना, ये जो है बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने। तो इसमें इसको हम वैसे एटॉमिक हाइड्रोजन वगैरह भी यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी इस कोर्स में हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम काफी सारे हमारे सॉर्ट आउट होंगे। इसमें कुछ टाइप की प्रॉब्लम मैंने शेयर की आपके पास, ये प्रॉब्लम when H2O2 is marked 22.4 volume, how much of it in milliliter are required to oxidize 3.4 gram H2S? पहली बात हमारे पास ये है कि हम क्या बोलेंगे कि हमें इक्विवेलेंट ऑफ, रिएक्शन करवाना चाहते हैं H2O2 का इक्विवेलेंट ऑफ H2S के साथ, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्विवेलेंट ऑफ H2S के साथ। अगर पॉइंट ये है इसमें कि पहले तो आपको रिएक्शन पता हो, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये H2O2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन करके बनाएगा क्या, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये पॉइंट। तो उसके लिए आपको ये रिएक्शंस देखनी होंगी। H2O2 का अगर हम H2S के साथ रिएक्शन देखें तो बनेगा क्या, ये हमारे पास रिएक्शंस हैं H2O2 में, ये सब EBS के साथ रिएक्शन है, रेड सल्फेट बना रहा है H2S, तो H2S यहाँ से निकालो, देखो इधर H2S, तो आप सल्फेट के फॉर्म में ले जाओ उसको, फिर क्या होगा तो फ्री होगा। तो H2S इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है वो हमको देना है। तो इक्विवेलेंट बराबर करें, मैं दे देता हूँ, इक्विवेलेंट बराबर करोगे, अब इक्विवेलेंट में इधर क्या दे रखा है, देखो हमें H2O2 22.4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और इक्विवेलेंट ऑफ H2S क्या दे रखा है, वेट दे रखा है इसका, तो हमें इसको हम क्या करेंगे, वेट अपॉन फॉर्मूला वेट मोल हो गया इनटू एन फैक्टर, ये H2S को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं,
तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, अभी तक मैंने अभी बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता था, 5.6 इंटू एन। ये सारे यूज करोगे ना सारे पर, एन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6 इंटू वॉल्यूम, और वेट अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। ये सारी चीजें हमें दे रखी है, तो इन सारी चीजें दे रखी है, तो आंसर देखो निकालो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दे रखा है, 22.4 डिवाइडेड बाई 5.6। वॉल्यूम निकालना है आपको। वेट गिवन है आपको H2S 3.4 डिवाइडेड बाई 34 ग्राम दे रखा है आपको। एन फैक्टर क्या होगा, H2S तो -2 है, -2 से आप सल्फर में चेंज करो, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 2 तो कितना हुआ ये हो गया आपका 5.6, तो कितना हुआ 10, ये 5.6 22.4, ये 4 पे चला गया, ये 2 आ रहा है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसका मतलब हमारा वॉल्यूम आ रहा है 2, 5.6 4 पे ही गया ना, देखते जरा, 5.6 का 4 आ गया, तो 5.6 का 4 इधर आ गया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, 20 आ रहा है क्या, 1/20। लेकिन हमें तो किसमें निकालना है, लीटर है, तो मिलीलीटर करना है, 1/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा, मिलीलीटर हमारा। बाकी इसमें क्वेश्चनिंग दे रखी है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसमें। सारे वही है जो आपके डिफरेंट वे में रहते हैं। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के रहते हैं। देखो ये जो भी है 17 18 ये सारे आप देखोगे ना, बीपीएम वाला आ गया, हार्डनेस वाले काफी बार क्वेश्चन आता है। हार्डनेस जेईई में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अभी देखो आपकी 12 19 के अंदर ऐसे हार्डनेस ऑफ वाटर से ड्रम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपके सीधे सीधे आएंगे, खास करके कैलकुलेटिव पार्ट आता है ना। ये बेटा आप इसके क्वेश्चंस बना लेना। यहाँ क्वेश्चन उसके जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के यहाँ की बजाय आपको इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज यहाँ की बजाय जो आपको वहां मिलेंगे ज्यादा, मोल कंसेप्ट में यहाँ कम दे रखे हैं, तो मोल यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हार्डनेस पे, यहाँ जितना क्वेश्चन है वो आपका देखो हार्डनेस पे आएगा। ये इंटीजर वाला भी क्वेश्चन आया है सेम, यही देखो, ये वाला अभी बनाया था हमने। H2O2 is marked 2 to 4 volume. How much of it in milliliter required to oxidize 3.4? सेम वही क्वेश्चन कभी किया था आपने, सेम वैसे। फर्क इतना है कि यहाँ 2 to 4 वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया बेटा। तो हमने क्या पढ़ा था अभी देखो, नॉर्मेलिटी, नॉर्मल वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन, मैंने बताया था इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2S। इसके इक्विवेलेंट क्या है कि हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से निकालेंगे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन कितना था, 5 कितना किया था हमने, 5.6 5.6 किया था ना, 5.6 और इनटू इक्विवेलेंट है, तो ये नॉर्मलिटी हो गया, इनटू वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम ये लीटर में होता है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2S, ये वेट दे रखा है, तो वेट अपॉन
फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर, बस एन फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो S-2 को ये ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में 0, तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखो दे रखा है आपको 2 to 4 on 5.6 इंटू वॉल्यूम निकालना है। वेट देख लो बेटा कितना है 3.4 ग्राम, मोलर मास 34 H2S का, एन फैक्टर 2, ये 0.1 आ गया, ये 0.1 आ गया। तो ये अब कितने पे चला जाएगा, 40 पे। तो VL इज इक्वल टू कितना होगा 0.1 इंटू 2/40 लीटर में, आपको मिलीलीटर में चाहिए 0.1 इंटू 2/40 इंटू मिलीलीटर हो गया तो 1000 लीटर। तो ये हो गया 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया, 5 से 5 इंटीग्रल क्वेश्चन आ गया 5। तो H2O2 लगता ऐसे है कि हाइड्रोजन वाला इतना छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चनिंग एक जरूर आती है, चाहे वो फिर इसकी थ्योरेटिकल पार्ट से आ जाए, चाहे फिर आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर से आ जाए, चाहे फिर आपका ये हार्डनेस ऑफ वाटर का ऊपर वाला क्वेश्चन रखा हुआ है, देखो ये वाला हार्डनेस ऑफ वाटर का, ये देखो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आ जाए, तो कहीं से भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पिछले दिन आया हुआ था मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो D2 और T2 में न्यूट्रॉन वगैरह पूछ लिए। क्लियर बेटा, हाइड्रोजन कर लोगे। देन देखो अब मैं आपको जो है ऑर्गेनिक का पार्ट नेक्स्ट कराऊंगा। तो हाइड्रोजन आपका हो गया, आपका एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास, लेट वी स्टार्ट जो है अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, Good evening, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बाकी सब सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया आपका? मैथ का कंप्लीट है, बाकी अभी sir. अभी भी है। और फिजिक्स का? नो physics सर का अभी भी नहीं थोड़ा हुआ। बताओ। केमिस्ट्री में तो देखो ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक दोनों कॉमन ही है, चाहे 11th की, चाहे 12th भी स्टार्ट हो जाएगा तो तब भी वो ऑर्गेनिक 11th और 12th का कॉमन है, दोनों जगह काम आएगा। तो लेकिन हम स्टार्ट कर लेंगे, 2 बार पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होगा।